नमस्कार, साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज 12 में आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में बता सकें कि आपके मार्क्स कितने आए। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुशासन को अधिनायकवादी अनुशासन के खिलाफ विद्रोह के रूप में विकसित किया गया है, जो कई वयस्कों को उनके बचपन के दौरान किया गया था। Which of the following type of discipline is developed as a revolt against the authoritarian discipline many adults had been subjected to during their childhood? Option A, authoritarian of discipline, B, democratic discipline, C, motivational discipline या D, permissive discipline। फ्रॉइड के डॉक्ट्रिन ऑफ ऑपोजिट के अनुसार अगर एक व्यक्ति के अंदर जो गुण जो वो प्राप्त करता है बिल्कुल उसका अगेंस्ट, बिल्कुल उसका उल्टा वो डेवलप कर लेता है। तो अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन जिसके ऊपर होता है वो परमिसिव डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शिक्षण और सीखने की एक प्रभावी विधि की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, मैचेस द मेंटल एबिलिटी एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों की मानसिक क्षमता और जरूरतों से मेल खाता है। 2, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। 3, प्रोवाइड ए स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल इन चिल्ड्रन, बच्चों में जीवन कौशल के विकास की गुंजाइश। यहां पे आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3 तीनों। देखो यहां पे क्या करना है, अभी हमने जो एनसीएफ वाली जो वीडियो की थी उसको ध्यान से देखना है। तो मेंटल एबिलिटी, नीड ऑफ द स्टूडेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल्स, पूरी लाइन को बार बार नहीं पढ़ते, हमेशा उसके अंदर की कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a general characteristic of introvert according to Carl Jung? कार्ल यूंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्मुखी की सामान्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, rather reserved, B, easily embarrassed, C, neglectful of element and personal belonging और D, lack in flexibility। यहां पे हम बात करते हैं एक्सट्रोवर्ट की। भाई इंट्रोवर्ट के बारे में पूछा हुआ है तो एक्सट्रोवर्ट की बात कर लो। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होते हैं भाई फ्रेंडली, ये आपको पता होगा। सेकंड, वो होते हैं एग्रेसिव और होते हैं फ्लेक्सिबल। इसके अलावा ये जो थर्ड जो ऑप्शन है ये एक्सट्रोवर्ट्स की खास विशेषता है और वो जल्दी से एम्बैरेस्ड नहीं होते। और बाकी जो तीनों बच गई यहाँ पे ये इंट्रोवर्ट की है। कार्ल गुस्ताव यूंग ने 2 प्रकार से पर्सनालिटी को बांटा था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर दे आर डैश। शिक्षा का कार्य उन मनुष्य को बनाना है जो कि एकीकृत हैं और इसलिए वे डैश। ऑप्शन ए, रिच, नोटवर्दी, फूल्स, इंटेलिजेंट। हालांकि ऐसी बहुत सारी थियरीज हैं दैट nobody can become intelligent by hard work। याद रखिएगा, आप कोट कर सकते हैं जेपी गिलफोर्ड को। तो जेपी गिलफोर्ड ने कहा था कि हार्डवर्क करके कोई भी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता। अब यहाँ पे तो इंटेलिजेंट बनने के लिए शिक्षा केवल हार्डवर्क नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप थोड़ा स्मार्ट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेजेंट एजुकेशन? वर्तमान शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, it is concerned with outward efficiency। 2, it develops the man as a whole। तो इसमें neither 1 nor 2, only 1, only 2, both 1 and 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा only 1। अब क्यों होगा? क्योंकि यहां पे पूछा है
प्रेजेंट एजुकेशन, जिस एजुकेशन में आप सुधार लाना चाहते हैं वो एजुकेशन कैसी है। अभी जो एजुकेशन है वो ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के बाहरी व्यवहार को परिवर्तित तो कर रही है, आंतरिक रूप से उसमें परिवर्तन नहीं ला पा रही है। तो ये होना चाहिए और ये है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको रियलिस्टिक रह करके आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं जो कि एप्टीट्यूड से होकर के आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट प्रिंसिपल दैट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड्स इज नोन एज, वह कौन सा विकास सिद्धांत है जो सिर से नीचे की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए मैच्योरेशन, बी सिफालोकॉर्डल, सी प्रॉक्सिमोडिस्टल और डी कॉग्निशन। तो यहां पे सिफालोकॉर्डल यानी सिरोधमुखी जो सिर से पांव की तरफ जाता है, या फिर, और ये आंसर होगा। इसके बाद दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल जो कि मध्य से और बाहर की तरफ जाता है। तो ये यहां से चालू होगा और बाहर की तरफ, यानी कि पहले बॉडी में व्यक्ति का हार्ट, उसके फेफड़े बनते हैं, फिर वो उसके हाथ पांव की तरफ और उंगलियां बनती हैं, और इसी तरीके से फिर पांव की तरफ विकास होता है। और जो सिफालोकॉर्डल है उसमें पहले हेड बनता है और फिर पांव की तरफ विकास चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन से कारक अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करते। तो ऑप्शन ए कल्चर, नीड्स, इनपुट्स, मेजर। कल्चरल लर्निंग आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। नीड हमने बात की, आप वैसे भी मरे एंड मॉर्गन के मोटिवेशनल थियरी को पढ़ लेंगे, इसके अलावा मैस्लो की नीड हायरार्की को। एंड इनपुट, जो आपको दिया गया जो भी नॉलेज आ रही है उससे लर्निंग हो सकती है, लेकिन मेजरमेंट एक ऐसी चीज है जो लर्निंग को मापने के लिए काम आती है। तो मेजरमेंट से कोई लर्निंग नहीं होती। हाँ, मेजरमेंट का जो रिजल्ट आता है उससे आप मोटिवेट होकर के लर्निंग कर लेते हैं, पर यहां पे रिजल्ट नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है मेजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी कॉल्ड लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना का स्तर नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन ए सुपर ऑर्डिनेट, बी सबऑर्डिनेट, सी बेसिक और डी कॉन्क्रीट। जी, यहां पे एक हायरार्की बात की जाती है कॉन्सेप्ट की, जिसमें सबसे पहले लेवल पे होते हैं, सबसे निचले लेवल पे होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद होते हैं सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट और सबसे ऊपर होते हैं सुपर ऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट। तो ये जो हायरार्की है इसमें लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट की बात की गई है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कॉन्क्रीट इसमें आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द रोल ऑफ टीचर ड्यूरिंग प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, यह परियोजना विधि शिक्षण के दौरान शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए डिक्टेटर, बी कमांडर, सी अथॉरिटेरियन या डी गाइड। टीचर इज ए गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। सो इन दिस वे यहां पे वो गाइड होता है, मार्गदर्शक, क्योंकि उसको यहां पे एक फैसिलिटेटर का रोल निभाना होता है। अब ये फैसिलिटेटर के रोल में टीचर एक सुविधा व्यक्ति होता है जो सुविधा प्रदान करवाता है, जहां बच्चों को जरूरत पड़ती है उसको पहले ही बता देता है। तो ये तीनों नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this type of assessment deep level objective understanding application and problem solving skill can be evaluated, इस प्रकार के निर्धारण में गहन स्तरीय वस्तुनिष्ठ समझ, अनुप्रयोग और समस्या सुलझाने के कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन ए मैचिंग आइटम्स, बी शॉर्ट आंसर, सी ऑब्जेक्टिव आइटम्स या डी फिल इन द ब्लैंक्स। एक क्वेश्चन है ये जिसका कि सही एक्सप्लेनेशन यहां से आएगा। एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और दूसरा ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को, तो जब भी डीप लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 से, और इसका आंसर होगा
शॉर्ट आंसर, क्योंकि वहां पे बोला हुआ है कि लगभग 40% तक क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए। अगर यहां पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं होता है तो फिर आप यहां पे मैचिंग या ऑब्जेक्टिव आइटम देखिएगा, डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। अगर यहां पे शॉर्ट आंसर दिया हुआ है तभी यहां पे डीप लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Students with learning disability often have deficit in social cognition. Which of these following statement is not true? अध्ययन अक्षमता वाले विद्यार्थियों में सामाजिक संज्ञानात्मक की कमी पाई जाती है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, दे मिसरीड सोशल क्यूज, बी, दे नो व्हेन दे आर बॉदरिंग अदर्स, सी, they are unaware of the effect of their behavior, or D, their school performance drops. जहां तक बात है, क्योंकि यहां पे बात कर रहा है सोशल कॉग्निशन की, अब किसी भी बच्चे के अगर सोशल कॉग्निशन अगर डाउन हो रहा है तो वो उसके स्कूल परफॉर्मेंस से कैसे जुड़ा हुआ है, वो डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, This approach is multicultural education involves selecting books and activities that celebrate holidays and special events from various culture. बहुसांस्कृतिक शिक्षा के लिए इस तरीके में क्रियाओं व पुस्तकों का चयन जो अवकाश या विभिन्न संस्कृतियों से भिन्न विशेष आयोजन को मानते हैं। ऑप्शन ए, द कंट्रीब्यूशन अप्रोच, बी, इंटरग्रुप एजुकेशन अप्रोच, सी, एडिटिव अप्रोच, या डी, कल्चरल अप्रोच। मल्टीकल्चरल एजुकेशन अप्रोच बहुत ही नई अप्रोच है, 1999 में दी गई थी अप्रोच बैंक्स द्वारा, तो याद रखिएगा ये नाम बैंक्स द्वारा दी गई थी अप्रोच, और इसके अंदर टोटल 4 प्रकार की अप्रोचेज होती हैं। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन के अंदर 4 प्रकार की अप्रोचेज होती हैं, जिनमें कि एक तो होती है इंटरग्रुप, एक तो होती है एडिटिव अप्रोच, और दूसरी होती है कंट्रीब्यूशन अप्रोच। तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच तो वो है जो यहां पे दी हुई है कि हम कंट्रीब्यूशन अप्रोच में बुक्स का, यहां पे याद क्या रखना है आपको, बुक्स और एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 अक्टूबर का दिन है तो हम गांधी के बारे में पढ़ते हैं और गांधी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच होती है, जिसमें कि किसी भी मल्टी एथनिक लोगों के साथ में किसी समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, तो इसे आप थर्ड अप्रोच के रूप में याद रख सकते हैं। और फोर्थ अप्रोच जो कि सोशल एक्शन अप्रोच कहलाती है, सोशल एक्शन अप्रोच। तो ये 4 अप्रोचेज होती हैं, 1, 2, 3, 4। सोशल एक्शन अप्रोच में हम समाज के अंदर जा करके मल्टीकल्चरल एक्टिविटीज, मल्टीकल्चरल लोगों के साथ मिल करके और एक बेहतर समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको याद रखना है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन बैंक्स ने दिया था, 1999 में दिया था। इसके अंदर 4 अप्रोचेज होती हैं जो कि कल्चर से एजुकेशन प्राप्त करने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the category of evaluation that assesses the learning process to provide continuous feedback to students during instruction. शिक्षा के दौरान छात्रों को निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सीखने की प्रगति का आकलन करने वाले मूल्यांकन की श्रेणी को पहचानें। ऑप्शन ए, प्लेसमेंट, बी, डायग्नोस्टिक, सी, फॉर्मेटिव, और डी, समेटिव। तो आप लोग अभी तक जो सीसीई में कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है कि क्लासरूम के दौरान ही एक कॉन्टिन्यूटी में, जब हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, आपको ये पहचानना है कि अगर असेसमेंट में कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो फॉर्मेटिव होगा, और अगर वहां पे उसका मीनिंग निकल रहा है किसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि समग्र, तो आंसर समेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1964-66 के शिक्षा आयोग को क्या कार्य सौंपा गया था? व्हाट वाज द वर्क डन टू द एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964-66? ऑप्शन ए, संपूर्ण शिक्षा पद्धति का पुनरावलोकन, बी, शिक्षा नीति का निर्माण, सी,
शिक्षा की पंचवर्षीय योजना का निर्माण या स्त्रियों की शिक्षा का पुनरावलोकन। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो समझना ये जरूरी है कि ये एक्चुअल में आप इसे कोठारी कमीशन कहते हैं। कोठारी, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर कोठारी कमीशन है। 1964 में 2 अक्टूबर को बना था। 1966 में 29 जून को इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। इस रिपोर्ट के आधार पे 1968 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो आई थी। एक बात ध्यान रखिएगा, एजुकेशन पॉलिसी जो आई देश की, उससे कोठारी का कोई संबंध नहीं था। इनकी रिपोर्ट के आधार पे शिक्षा नीति बनी थी। अब ये शिक्षा नीति वाला यहाँ पे काम नहीं है, क्योंकि तब तक शिक्षा नीति बनाने जैसा कुछ थॉट नहीं था। अब पंचवर्षीय योजना का निर्माण भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है और स्त्री शिक्षा का भी नहीं। आपको एक पॉइंट बता देता हूं, एक तो है एजुकेशन फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट था। इससे बहुत सारी चीजें आपको याद रह सकती हैं। तो संपूर्ण शिक्षा पद्धति का पुनरावलोकन किया इन्होंने और 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया। उस वक्त हम लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया, जिसके बाद में हिंदी, इंग्लिश और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाना चालू हो गया, प्राइमरी लेवल से लेकर के और उच्च स्तर तक। तो चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर इनेबल्स इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट। गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है? ऑप्शन ए बॉडीली काइनेस्थेटिक, बी लिंग्विस्टिक, सी म्यूजिकल और डी विजुअल स्पेशल। – 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड ये बुक लिखी थी हॉवर्ड गार्डनर ने और 7 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई थी। 1990 में इन्हें 8 कर दिया गया, अब तक ये 12 हो चुकी हैं। एंड हॉवर्ड गार्डनर कॉग्निटिव प्रोफेसर हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई, लिंग्विस्टिक स्मार्ट बोला गया था। लिंग्विस्टिक जो लोग लैंग्वेज के थ्रू इनेबल करते हैं कम्युनिकेशन को और फिर जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये था आज का क्विज। आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा और आपका जो भी फीडबैक हो ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।